हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यार से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही बात है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सही बात है, ठीक है। हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ चल रहा है और मैं आप लोग को बायो पढ़ा रहा हूं। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टीचर्स की टीम है जो आप लोगों को सारे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। सही बात है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और 14 लेसन कंप्लीट कर दिए हैं हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर। सही बात है। तो आज इस लेक्चर से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा हमारा 15th लेसन जिसका नाम क्या है? बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। सही बात है। ये लेसन जो है ये मैंने हमारे मेन चैनल पे नहीं पढ़ाया था। जब हमारा लास्ट वाला बैच चल रहा था जेआर ट्यूटोरियल्स पर, तब मैंने वहां पर ये वाला लेसन नहीं पढ़ाया था क्योंकि वहां पे टाइम खत्म हो गया था। सही बात है करूँ तो वहां पे बैच का टाइम ही खत्म हो गया था, तो मैं ये वाला लेसन नहीं पढ़ा पाया था, अपलोड नहीं हो पाई थी वीडियो। सही बात है, ठीक है। पर टेंशन मत लो बिल्कुल भी, इस वाले बैच में मैं आप लोग को ये वाला लेसन बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आए थे कि सर 15th लेसन कहां पे है, उसकी प्लेलिस्ट कहां पे है, सर वो वीडियो कहां पे, प्लीज अपलोड कर दो। तो ये लो आ गई आप लोगों की वीडियो 15th लेसन की, ठीक है। लेसन का नाम क्या है? देखो, बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो पहले पहले हम लोग ये दो टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। कौन कौन सा? आपका बायोडायवर्सिटी। कौन कौन से टॉपिक्स बच्चों? बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन। पहले हम लोग इनको अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। देखो, इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल से सिंपल चीजें जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। तो इसका चिंता बिल्कुल ही मत करो, ये तो आप लोग रीड भी कर लोगे तो भी आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले अपने को पढ़ना है मेन टॉपिक, दैट इज बायोडायवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन। सही बात है। तो इन दोनों का अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर वीडियो से। सही बात है। ये लेक्चर, इस लेसन को मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा और ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया नहीं था, हमारे मेन चैनल पे नहीं पढ़ाया था, तो इसे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, इसीलिए इसे मैं थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। सही बात है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट था कि सर 15th लेसन कहां पे, उसकी वीडियो कहां पे, तो अब आप लोग आराम से पढ़ना जरूर से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालूंगा, अभी डालने वाला हूं, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करके रजिस्टर करके रख लो और बहुत सारे इसके ऊपर कोर्स रन हो रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को रिकमेंड कर सकते हो इनके कोर्सेज। वहां पे हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है और 10th के कोर्सेज है वहां पे। तो अगर आपको या फिर आपके फ्रेंड को या फिर आपके कलीग को या फिर आपके कोई भी भाई बहन होंगे, अगर उनको ये कोर्सेज की जरूरत होगी तो वहां पे आप परचेस कर सकते हो। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग उसे डाउनलोड जरूर से कर देना। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप जरूर से मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मैंने अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। बहुत सारे बच्चे वहां पर आते हैं, मुझसे डाउट पूछते हैं। सही बात है, ठीक है। तो आप किससे पूछ भी सकते हो कि सर रिप्लाई देते हैं कि नहीं। देखो, मैं रिप्लाई सबको देता हूं, हर बच्चे को। सही बात है, ठीक है। सो आप आ सकते हो अपना डाउट लेकर, अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हो। कोई भी फालतू मैसेज नहीं करेगा। सही बात है। फालतू के रील्स मुझे शेयर नहीं करेगा, मैं रील्स नहीं देखता दिन भर बैठ के। सही बात है। तो मुझे रील्स शेयर मत करना। कोई डाउट है तो पूछना। अगर आपको कोई फीडबैक देना होगा तो वो भी जरूर से देना। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते होंगे तो वो भी आप जरूर से बताना। सही बात है। क्योंकि एक टीचर को क्या चाहिए यार, उनके बच्चों को सब कुछ पसंद है, उनको उस बच्चे को सब कुछ समझ में है, ऐसा। सही बात है, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से अपन चालू करते हैं इस लेसन को। पहले मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन, उसके बाद हम लोग जाएंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। सही बात है। तो पहले अपन इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिरकार इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। जैसे मैं आप लोगों को पहले पढ़ाता था ना कि आपके पास एक लेसन का ओवरव्यू होना चाहिए कि इस लेसन में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। सही बात है। जिससे आपका लेसन थोड़ा सा इजी हो जाता है, जिसको मैं माइंड मैप या फिर रोड मैप कहता था। सही बात है। तो ये है बच्चों थोड़ा सा ओवरव्यू। आ जाओ, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है पहले से, तो मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूं जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इस लेसन को, जो हमारा बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, पहले हम लोग दो की ही बात करेंगे। सो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है। देखो, आप लोग को ऑलरेडी पता है बायोडायवर्सिटी, नहीं पता तो बताता हूं मैं। देखो, बायोडायवर्सिटी 2 वर्ड से जुड़ के बना हुआ है। एक है आपका बायो और एक है आपका डाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, विविधता। हम लोग हिंदी में उसे विविधता कहते हैं और इंग्लिश में वैरायटी कह सकते हो। अगर आप बाहर निकलोगे,
सही बात, आप बाहर देख लोगे तो आपको बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। आपको प्लांट देखने के लिए मिलेंगे, कुछ प्लांट बड़े होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ प्लांट आप लोग देखो दीवारों पे उग जाते हैं, कुछ प्लांट पानी के ऊपर उग जाते हैं। सही बात है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ आपको रोड पे निकलोगे आपको डॉग देखने के लिए मिलेंगे, कैट देखने के लिए मिलेंगे, आपके घर में चूहा होगा, कॉकरोच होगा, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे। सही बात है, चींटियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। अब ये तो आप सिर्फ देख पा रहे हो ना, सिर्फ इतने ही एनिमल्स है क्या? नहीं, अगर आप जू विजिट करते हो, सही बात है, तो वहां पे आप लोगों को अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, टाइगर, लायन, जिराफ, एलिफेंट, ये सब बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सही बात है। सो ये तो इतनी सारी वैरायटी है आपके इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म के। देखो, डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग लिख लो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लिख लो, अच्छी वर्ड, ऑर्गेनिज्म। सही बात है। तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब समझ गए आप लोग। अब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बच्चों डेफिनेशन। देखो, मतलब तो आप लोग समझ गए, पर अगर एग्जाम में आ गया कि बच्चों बताओ व्हाट इज मीन बाय बायोडायवर्सिटी, सो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन समझाऊंगा। सही बात है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि इस दुनिया में कितनी बायोडायवर्सिटी है। क्या इस दुनिया में बहुत सारी बायोडायवर्सिटी? मैं आप लोग बता दूं, देखो, इस दुनिया में टोटल मोर देन, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज है। कितने? स्लाइटली मोर देन, थोड़ा सा ज्यादा लिख दूं यहां पे, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज। ठीक है, 1.5 मिलियन, मिलियन को अगर आप अपने भाषा में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है? 15 लाख। सही बात है। तो ऑलमोस्ट 15 लाख स्पीशीज अभी तक डिस्कवर्ड है, मतलब इतनी स्पीशीज हम लोग को पता है। सही बात है, ठीक है, इतनी स्पीशीज हमारे पास है। किसने बताया है? ये कौन गिनता है बैठ के? बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN नाम की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, इसका लिख के दूंगा इसका फुल फॉर्म, टेंशन मतलब। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, मतलब एक बहुत ही बड़ी सी बॉडीज है। उसने बताया है हमें कि हमारे पास, हमारे पृथ्वी पे मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है अभी तक। ठीक है, 1.5 मिलियन मतलब कितना? 15 लाख स्पीशीज। सही बात है। और कितनी हो सकती है? देखो, ये तो वो स्पीशीज है बच्चों जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर कर दी है, जो हमें पता है कि ये स्पीशीज है, पर और भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है बच्चों जो अभी तक हम लोग ने डिस्कवर नहीं की है। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट, 60% ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट अभी तक हम लोग ने डिस्कवर नहीं किया है। सही है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है अमेज़न फॉरेस्ट में कि जिसके बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है। सो एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट बच्चों, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हिल नाम का, उसका एस्टिमेशन अभी तक हम लोग मानते हैं। उसने बताया था कि इस दुनिया में टोटल 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती है। कितनी हो सकती है? टोटल 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं। कितनी है? अभी तक हम लोग ने डिस्कवर कितनी की है? 1.5। समझ में आई बात? ठीक है। ऐसे तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। देखो, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। लोग बोलेंगे नहीं 20 मिलियन, कोई बोलेगा 40 मिलियन, कोई बोलेगा 50 मिलियन। पर देखो, एक रेशियो होता है ना कि इतने एरिया में इतनी स्पीशीज होंगी, तो इतने एरिया में इतनी स्पीशीज, कितनी स्पीशीज हो सकती है? हम लोग देखें ना, एक्स वाई करके अपन सॉल्व कर सकते हैं ना। मान लो 15 एरिया में, मतलब 15 स्क्वायर फुट का एरिया में 1.5 मिलियन स्पीशीज है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो मान लो हमारे अर्थ का एरिया है 30, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना कितनी स्पीशीज है। समझ लो, तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन करके, ग्राफ बनाकर हम लोग ने समझा कि एक्चुअल में दुनिया में कितनी स्पीशीज हो सकती हैं जो अभी तक हम लोग ने डिस्कवर नहीं की है, जहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट, फिर हमारे जो ओशंस इतने गहरे हैं बच्चों, 60-60 किलोमीटर तक गहरे हैं। ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं है बच्चों, एक्चुअल में 15-15 किलोमीटर गहरे ओशंस हैं। तो उतने अंदर अभी तक हम लोग जा ही नहीं सकते। सही बात है, उतने अंदर अभी तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो उसके अंदर क्या पता अलग अलग स्पीशीज हो, अलग अलग अजीब अजीब प्रकार के स्पीशीज हो जो अभी तक हमें नहीं पता है। सही बात है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रहा हूं बच्चों, आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सही बात है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड, कलर चेंज करते, ऑरेंज लेते। ठीक है, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे ये जो स्पीशीज है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कैसे, अलग, किस जगह पे। क्या इस दुनिया में जितनी जगह पे सब हर जगह इक्वल स्पीशीज है? क्या मान लो राजस्थान में जितनी स्पीशीज मिलती है बर्ड्स की, क्या उतनी ही स्पीशीज आपके महाराष्ट्र में भी मिलती है?
उससे ज्यादा मिलती होंगी, उससे कम मिलती होंगी, सही बात है। तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो आप लोग ने ज्योग्राफी में बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, सपोज दिस इज योर अर्थ, सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है। तो बचपन में बच्चों आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी तो कि हमारे अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जाती है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हमारे अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जाती है। दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज इक्वेटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर, सही बात है। अब यहां पे है आपका नॉर्थ पोल, यहां पे है आपका साउथ पोल, ठीक क्यों लिखा? यहां पे है आपका साउथ पोल, ठीक है। यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, बीच में क्या है? आपका इक्वेटर है, सही है। आपके इस इक्वेटर से बच्चों, आपके इस इक्वेटर से यहां पे दो और ऐसे इमेजिनरी लाइन है, दोनों इमेजिनरी लाइन 23.5 या 25.3, चेक करना एक बार कितना डिग्री पे है वो, आई गेस 25.3 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन है, नॉर्थ साइड में, और 25.3 डिग्री साउथ में एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, सही बात है। पढ़ा होगा आप लोग ने। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाली को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पढ़ा है हम लोग ने, ठीक है। एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, सही है। तो ऐसे कुछ चीजें हम लोग ने पढ़ी हुई है ज्योग्राफी में। इसके बीच का जो एरिया है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, जो बीच का एरिया है, ये वाला एरिया बच्चों, इस एरिया को बच्चों हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ये जो बीच का एरिया है, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया, सही बात है। तो देखा यह जाता है बच्चों कि ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है एज कंपेयर टू पोलर एरिया। पोलर एरिया मतलब क्या? ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, सही है, ये आपका साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल में देखो जैसे साइबेरिया वाइबेरिया साइड चीजें हैं, साउथ पोल में अंटार्कटिका है, सही बात है। और हमारे ये वाला इक्वेटर है, देख आप लोग को पता है ना, हमारे जो इक्वेटर है वो अर्थ हमारी इंडिया के पास से होकर गुजरता है, श्रीलंका के ऊपर से, देखा होगा ना आप लोग ने, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं हम लोग कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरता है, सही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। और ऐसा माना जाता है बच्चों कि ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है एज कंपेयर टू आपके पोल वाला एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल हम लोग बोलते हैं ना, इसको लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन बोलते हैं, सही है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। एक लॉन्जिट्यूडनल पढ़ेंगे और एक ग्राफ पढ़ेंगे, सही है। इसके अंदर एक लॉन्जिट्यूडनल पढ़ेंगे और एक इसके अंदर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, सही है। तो इसे हम लोग आज के लेक्चर में नहीं देखेंगे, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, थोड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको अपन अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, सही है। और इस टॉपिक का बायोडायवर्सिटी का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्या क्यों इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी? क्या अगर मैं मान लो इतने सारे स्पीशीज है, उसमें से 3-4 स्पीशीज में मार दूं तो कौन सा बड़ा भूकंप आ जाएगा, कौन सा बड़ा सुनामी आ जाएगा? क्या इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी, वो हम लोग इस वाले टॉपिक में देखेंगे, सही बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया बायोडायवर्सिटी के आंसर सब टॉपिक क्या क्या है। पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, फिर कितनी नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी, हाउ मच इज द बायोडायवर्सिटी, वो जानेंगे, फिर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद इंपॉर्टेंस। ये हो गया हमारा बायोडायवर्सिटी में। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हो गया है आज तक बायोडायवर्सिटी का। हमारी बुक ऐसा कहती है कि अगर इसी तरीके से हम लोग पेड़ काटते रहें, जैसा हम लोग कर रहे हैं ना, इसी तरीके से हम लोग पॉल्यूशन फैलाते रहे, पेड़ काटते रहे, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेंचुरीज में, मतलब 200 साल में हम मतलब इंडिया नहीं, हम पूरे दुनिया की सारी स्पीशीज को खत्म कर देंगे, समझ रहे हो। ऐसा हमारी बुक कह रही है कि सिर्फ 2 सेंचुरीज में पूरी की पूरी स्पीशीज तबाह हो जाएंगी, जिस तरीके से हम लोग हाहाकार मचा रहे हैं ना इंडिया, पूरी दुनिया में, सही बात है, ठीक है। सो हाउ मच, कितना लॉस हुआ है और क्यों लॉस हुआ है भैया, इसका कॉज क्या है। बहुत सारे कॉजेज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लॉस ऑफ हैबिटाट, हम लोग जगह ही छीन ले रहे हैं ना। मतलब मान लो पहले बहुत बड़ा बड़ा जंगल होता था, उसके अंदर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म घुमा करते थे, अभी हम लोग ने क्या किया, जंगल के बीच में रोड लगा दिया है, रोड डाल दिया है, सही बात है। फिर यहाँ पे घर बनाया जा रहा है, वहां पे घर बना रहे हैं लोग, अपना घर 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 बनाए जा रहे हैं, सही बात है। जिसके वजह से जो एनिमल्स की टेरिटरी थी वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, सही बात है। अब मान लो एक टाइगर है, अब टाइगर को एक बड़ी टेरिटरी चाहिए जिसके अंदर वो घूम पाता है। अब उसको छोटी सी टेरिटरी दोगे तो वो तो नहीं रह पाएगा ना, सही बात है, जिसकी वजह से उसका एक्सटिंक्शन देखने के लिए मिल रहा है, सही बात है। ऐसे बहुत सारे रीजन है बच्चों, बहुत सारे रीजन है, वो हम लोग कॉजेस में पढ़ेंगे,
सही बात है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और लास्ट हम लोग कंजर्वेशन में पढ़ेंगे बच्चों, वाई वी हैव टू कंजर्व। देखो हम लोग कितने बेकार लोग हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है, और हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन करने के दो तरीके हैं, एक है इन सीतु कंजर्वेशन, इन सीतु कंजर्वेशन, और एक है एक्स सीतु कंजर्वेशन, एक्स सीतु कंजर्वेशन। क्या है दोनों का मतलब, देखो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, बाकी जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तुम लोगों को बताऊंगा। इन सीतु मतलब क्या है, जो चीज जहां पे है वहीं पे उसको कंजर्व कर दो, जो चीज जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे उसको कंजर्व कर दो। मान लो एक टाइगर है, ठीक है, एक टाइगर है जो मान लो जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क सुना है ना, जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब मान लो एक टाइगर है, ठीक है, घूम रहा है, एक एरिया है उसका घूम रहा है। मैंने क्या किया, उस एरिया के आजू बाजू क्या कर लिया, बाउंड्री बना दिया और बोला भैया अब ये नेशनल पार्क है, अब इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। तो मतलब वो टाइगर जहां पे था मैंने वहीं पे उसको कंजर्व कर दिया। बात समझ रही है क्या बोला मैंने? कोई भी स्पीशीज, कोई भी टाइगर एग्जांपल ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, वो एक एरिया में घूम रहा था, सही है। अब मुझे पता है कि भैया ये एक्सटिंक्ट होने वाला है, इसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, उस एरिया में चारों तरफ से क्या बना दूंगा, एक वॉल बना दूंगा या फिर एक पार्टीशन बना दूंगा और बोलूंगा भैया इस एरिया को मैंने क्या कर लिया है, कंजर्व कर लिया है। ये एक हम लोग कह सकते हैं एक सेंचुरी बना दी है मैंने, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इन सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु मतलब क्या, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म था उसको वहीं पे कंजर्व कर दिया, दिस इज इन सीतु कंजर्वेशन। सही बात है, इन सीतु कंजर्वेशन ये वाला। एक्स सीतु कंजर्वेशन ठीक इसका अपोजिट होगा। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, अब हम लोग को लग रहा है कि भैया ये ऑर्गेनिज्म इस जगह पे सेफ नहीं है, अगर ये यहां पे ज्यादा टाइम तक रहेगा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे चल भैया इसको हम लोग लेके चलेंगे कहीं दूसरी जगह पर और वहां पे इसको कंजर्व कर देंगे। जैसे जूज होते हैं ना, जू, ठीक है, आप लोग गए रहोगे जू, तो जू में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कंजर्व किया जाता है, अलग अलग जगह से उनको लेकर आया जाता है और वहां पे कंजर्व किया जाता है, उनकी मेटिंग कराई जाती है ताकि उनके नंबर इंक्रीज हो सके। समझ रहे हो, ठीक है। सो दो प्रकार के कंजर्वेशन हम लोग को देखने हैं, समझ में आई बात। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का ओवरव्यू है, इन्वायरमेंटल वाले इश्यूज है वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तक हम लोग बायोडायवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब चलो बढ़ते हैं, देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। आ जाओ, बायोडायवर्सिटी क्या होती है और इसके डेफिनेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो एक सेकेंड ना बच्चों, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं। चलो रेडी, सही है, ठीक है। बायोडायवर्सिटी क्या होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया बायोडायवर्सिटी मतलब वेराइटीज। डाइवर्सिटी मतलब क्या होती है, वेराइटीज, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स। और डाइवर्सिटी हो गया, बायो मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन, ये एक साइंटिस्ट बोल सकते हो या फिर इकोलॉजिस्ट बोल सकते हो। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन या फिर हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन फेमस की थी। क्या है इस डेफिनेशन का नाम, क्या है डेफिनेशन, देखो बायोडायवर्सिटी यानी इट इज अ कंबाइंड डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडायवर्सिटी क्या है, एक कंबाइंड डाइवर्सिटी है ऑफ ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको अगर आप एक साथ कंसिडर करोगे, एक साथ उनकी बात करोगे तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ बायोडायवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि सबसे पहले सेल होता है, सेल से आगे चल के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से आगे चले क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से आगे चल के पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर, सही है ना। तो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट है आपके बायोलॉजी के, ठीक है, आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, सही है। तो अगर आप इन सबको कंबाइन कर दोगे, जो दुनिया में जितने भी बायोम है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे वेराइटीज को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो हम उसे क्या कहेंगे, इट इज अ बायोडायवर्सिटी। समझ में आ गया ये डेफिनेशन, किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था। सही बात है। यहां पे कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, देखो एंड्स की कितने प्रजाति हैं, कितने टाइप्स के स्पीशीज आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सिर्फ एंट के बच्चों आपको 20,000 से ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिलते हैं, सही है, कितने, ऑलमोस्ट 20,000 स्पीशीज आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं सिर्फ एंट के। फिर बीटल्स के बच्चों 3 लाख स्पीशीज देखने के लिए मिलते हैं, सही बात है। और फिशेस के कितने, 28,000 आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं स्पीशीज, अलग अलग, समझ रहे हो। तो कितनी अलग अलग विविधताएं, कितनी अलग अलग वेराइटीज प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, समझ रहे हो, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब देखो
बायोडायवर्सिटी एस्पेक्ट तीन तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, तीन प्रकार की बायोडायवर्सिटी हो सकती है। एक आपकी जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, सही बात है, एक आपकी स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, और एक है बच्चों आपकी इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। वन बाय वन सबको समझते हैं। सबसे पहली बात जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। मान लो ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो। इस दुनिया में कितने सारे ह्यूमंस हैं, बहुत सारे ह्यूमंस हैं, और सारे के सारे ह्यूमन एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। मैं भी होमो सेपियन सेपियन हूं, आप भी होमो सेपियन सेपियन हो। दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं सारे के सारे होमो सेपियन सेपियन है, मतलब हम सबके सब एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। पर क्या हमारा डीएनए सेम होता है? क्या हमारा जीन सेम होता है? नहीं। 99% डीएनए सेम होता है हर ऑर्गेनिज्म का, लेकिन वो 0.1%, जो 1% है या फिर 0.1% है, वो डीएनए ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म का अलग है। तभी तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं ना, सही बात है। तो दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म का थोड़ा थोड़ा क्या है, डीएनए अलग है। डीएनए इन द सेंस क्या अलग है, जीन अलग है। ये आपका क्या बताता है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। समझ लो, मतलब विद इन अ स्पीशीज हर ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग जीन है। विद इन अ स्पीशीज हर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, अलग अलग जीन है। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। एक ही ऑर्गेनिज्म में है, एक ही स्पीशीज है, पर उसके पास अलग अलग प्रकार के जीन है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। सही है। सो ऐसे लिख दो, इन सेम स्पीशीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सही बात है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, सेम स्पीशीज की बात हो रही है, पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के जीन प्रेजेंट है। अब इसका एक एग्जांपल आपके बुक में दिया है, रॉवुल्फिया वोमिटेरिया। ठीक है, रॉवुल्फिया वोमिटेरिया नाम का एक प्लांट होता है, जो कि मोस्टली वहां पे हिमालय साइड पे आप लोग को देखने के लिए मिलता है। सही बात है। अब इससे एक केमिकल रिलीज होता है बच्चों, जिसका नाम है रेजरपाइन। अलग कलर से लिखे, रेजरपाइन। रेजरपाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है कौन, आपका रॉवुल्फिया वोमिटेरिया। ठीक है, रॉवुल्फिया वोमिटेरिया क्या रिलीज करता है, रेजरपाइन नाम का एक केमिकल। अब रेजरपाइन क्या है, एक ड्रग है। ड्रग मतलब वो वाला ड्रग नहीं, ठीक है, ड्रग मतलब दवा। ठीक है, किसकी दवा है ये, हाइपरटेंशन की दवा है। मतलब बहुत सारे लोग का बीपी इंक्रीज हो जाता है ना, बीपी बढ़ जाता है, तो उस बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए एक दवा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजरपाइन। अब देखा ये गया बच्चों कि अलग अलग हिमालय के एरिया में उग रहा है, तो अलग अलग एरिया में जो ये पेड़ उग रहा है, सेम पेड़ उग रहा है, पर उन सबकी रेजरपाइन बनाने की क्वांटिटी अलग अलग है। कोई ज्यादा रेजरपाइन बना रहा है, कोई कम रेजरपाइन बना रहा है, जो कोई एकदम कम बना रहा है, कोई बहुत ज्यादा रेजरपाइन बना रहा है। समझ रहे हो। ठीक है, तो रॉवुल्फिया वोमिटेरिया एक ही प्लांट है हर जगह पर सबके पास जो केमिकल बनाने की कैपेबिलिटी है, जो आपकी रेजरपाइन बनाने की कैपेबिलिटी है, वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। समझ में आ रही बात। ठीक है, सो हम लोग क्या कहते हैं कि इन सबका अलग अलग प्लांट्स का क्या है, अलग अलग जीन प्रेजेंट है। दिस इज द जेनेटिक डायवर्सिटी। और एग्जांपल सुनो, टोटल 1000 टाइप, 1000 या 10,000 टाइप देख लेना, स्पीशीज नहीं, जीन मैंगो के होते हैं। समझ रहे हो, मतलब मैंगो तो आपका एक ही स्पीशीज है, पर आप लोग को डिफरेंट टाइप्स के मैंगो कैसे देखने मिलते हैं। कहीं आपको नासिक का मैंगो अलग अलग देखने मिलता है, कहीं रत्नागिरी का अलग मैंगो होता है, हापुस बोलते हैं ना, अल्पेंजो बोलते हैं उसको इंग्लिश में। सही बात है। तो 10,000 स्पीशीज, 10,000 चीज हम लोग को देखने मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ आम के अंदर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है बच्चों, समझ रहे हो। सो दिस इज द जेनेटिक डायवर्सिटी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इज द स्पीसीज डायवर्सिटी। अब देखो, अलग अलग एरिया में कहीं ज्यादा स्पीशीज आपको देखने के लिए मिलेगी, कहीं कम स्पीशीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जैसे हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जहां पे आप रहते हो, महाराष्ट्र में अगर आप मेन इस साइड वेस्टर्न घाट साइड रहते हो, बॉम्बे साइड रह रहे हो, तो यहां पे आपको ज्यादा, इसको लाइन मार दो, वेस्टर्न घाट में, ठीक है, WG लिख दिया, चलो पूरा लिखते, वेस्टर्न, फिर स्पेलिंग गलत हो गई, क्या हो रहा है यार आज। हाँ, वेस्टर्न घाट हैज more number of species as compared to ईस्टर्न घाट। समझ रहे हो, जो ईस्टर्न घाट वाला एरिया है इंडिया में, ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है, वहां पर
कम स्पीशीज है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में आपको ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिलती है, तो कहीं पे कम स्पीशीज है, कहीं पे ज्यादा स्पीशीज है। दिस इज नथिंग बट योर स्पीशीज डाइवर्सिटी। सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजी क्या होती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, देखो इकोसिस्टम पढ़ाया मैंने आप लोगों को। इकोसिस्टम क्या होता है, एबायोटिक और बायोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अवर इकोसिस्टम। पढ़ा है ना लास्ट के दोनों लेसन्स के अंदर मैंने आप लोगों को इकोसिस्टम समझाया क्या होता है। बायोटिक और एबायोटिक, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं। जैसे मेरा इंटरैक्शन वाटर के साथ है, मैं भी पानी पी रहा था ना, तो मेरा इंटरैक्शन उसके साथ है। मैं सांस ले रहा हूं तो मेरा इंटरैक्शन एयर के साथ है। एयर वाटर क्या है, एबायोटिक है, मैं क्या हूं, बायोटिक हूं। सही है, तो मेरा उसका इंटरैक्शन हो रहा है। दिस इज नथिंग बट योर इकोसिस्टम। अब बहुत सारे जगह अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। कहीं कहीं ज्यादा इकोसिस्टम आपको देखने मिलेगा, कहीं कम इकोसिस्टम आपको देखने मिलेगा। जैसे मान लो अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे, नॉर्थ साइड रशिया साइड जाओगे, सही है, तो वहां पे आपको कम इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत कम है। सही बात है। और अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में आओगे, तो आपको ज्यादा इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेगा और ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज भी देखने के लिए मिलेगी। अब इसका रीजन क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कि इक्वेटर के पास ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म क्यों है, ज्यादा प्लांट क्यों है। देखो इसका रीजन ये है बच्चों कि इक्वेटर के साइड ज्यादा लाइट पड़ती है, ज्यादा सनलाइट पड़ती है। सही बात है। अब जिस भी एरिया में ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, ज्यादा लाइट होगी, वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। जहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा वहां पे उतने ज्यादा प्लांट के स्पीशीज होंगे। अब प्लांट को कौन खाता है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, प्लांट्स को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर भी ज्यादा होंगे। जब प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा होंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा होंगे तो टॉप कार्निवोर ज्यादा होंगे। समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर लाइट ज्यादा है और अगर एक ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से सारे ट्रॉपिक लेवल क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। अगर आप नॉर्वे साइड जाओगे, रशिया साइड जाओगे, तो वहां पे आप लोगों को इतने ज्यादा लाइट देखने के लिए नहीं मिलती, जिसकी वजह से वहां पे आपकी जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही कम है। सही है। आप इंडिया को ही ले लो, देखो इंडिया में बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम है। आपको इंडिया में डेजर्ट भी मिल जाएगा, डेजर्ट वाला इकोसिस्टम भी मिल जाएगा। आपको पहाड़ पे जो हम लोग कहते हैं ना जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां वो वाला भी इकोसिस्टम मिल जाएगा। आपको रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको घाट भी मिल जाएंगे, सी शोर भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो, तो इंडिया के पास बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंडिया हैज more number of ecosystem, ठीक है, इकोसिस्टम एज कंपेयर टू किससे कंपेयर करें हम लोग, जो साइबेरियन देश है, ठीक है, साइबेरिया पकड़ लो, रशिया पकड़ लो, नॉर्वे पकड़ लो, जो एकदम अपर साइड है, रशिया ले लो, ठीक है, रशिया ले लो, रशिया हमारा दोस्त भी है। सही बात है, ठीक है। सो इंडिया हैज मोर नंबर ऑफ इकोसिस्टम देन एज कंपेयर टू रशिया। क्यों, क्योंकि रशिया भैया पोल साइड में, रशिया पोल साइड में, तो वहां इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं होगा। एक्चुअल में रशिया वैसे बहुत बड़ा देश है, तो रशिया लेना अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा समझ लो साइबेरिया की बात करें हम लोग। चलो वी आर टॉकिंग अबाउट साइबेरिया। समझ रहे हो, ठीक है। सो इंडिया के पास ज्यादा इकोसिस्टम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है, समझ में आ गया तीनों। एग्जाम्पल के साथ अच्छे से लिख लोगे एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हो गया, चलो नेक्स्ट है बच्चों। अब हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, हमें समझ में आ गया। एक टॉपिक हो गया, कौन सा, ये वाला टॉपिक हो गया हमारा, डेफिनेशन वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। हमें पता चल गया कि कितनी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, सॉरी क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सही है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है बच्चों, हाउ मच इज द बायोडाइवर्सिटी, कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब हम लोग दो एस्पेक्ट की बात करेंगे, एक तो वर्ल्ड के एस्पेक्ट पे कि दुनिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, और एक हम अपने इंडिया के बेस पे बात करेंगे। सही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं बच्चों वर्ल्ड के बेस पे, ठीक है। वर्ल्ड में कितनी बायोडाइवर्सिटी है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में टोटल 1.5 मिलियन स्पीशीज है, ठीक है। कितने स्पीशीज है, 1.5 मिलियन स्पीशीज नोन, सॉरी 1.5 नोन स्पीशीज है, दैट आर नोन, ऐसा लिख दो, ठीक है। 1.5 नोन मिलियन, इतने मिलियन स्पीशीज आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। 1.5 मिलियन मतलब क्या, 15 लाख। सही बात है, 15 लाख हमारे देसी भाषा में 15 लाख। सही बात है, इतने तो है, एक्चुअल में है। किसने बताया है ये बताया था बच्चों IUCN। व्हाट इज द फुल फॉर्म, बताया था मैंने अभी आप लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में, लिख लो इसको भी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन
किसका कंजर्वेशन करना है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। एन से क्या है? नेचर, और एन से एक और चीज है आपका नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स, और या फिर और क्या अच्छा एंड लिख दो ना, नेचुरल रिसोर्स। समझ रहे हो? तो इन्होंने हमको क्या दिया है? डाटा दिया हुआ है कि भैया इस दुनिया में कितनी स्पीशीज है, 1.5 मिलियन नोन स्पीशीज है। सही बात है, सही बात है, ठीक है। कितनी एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं? व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन कितना है भैया? तो जितनी जगह हम लोग ने ढूंढी है अभी तक, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो रॉबर्ट हिल नाम का एक बंदा था, रॉबर्ट हिल नाम का एक बंदा था जिसने हमें बताया था कि इस दुनिया में टोटल 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती है। टोटल कितनी हो सकती है? 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती है। समझ रहे हो? तो ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग ने 22-23% ही डिस्कवर किया हुआ है, बाकी बहुत सारी स्पीशीज अभी भी अनडिस्कवर्ड है। सही है, मोस्टली स्पीशीज तो अमेज़न फॉरेस्ट में भी अनडिस्कवर्ड है। समझ में आ रही बात? ठीक है। और क्या बोल रही है? ये बोल रहे बच्चों कि जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया मतलब क्या? ट्रॉपिकल वाला एरिया नहीं, जो आपके पोलार वाले एरिया है, ठीक है। सो पोलार वाले एरिया में बहुत ज्यादा स्पीशीज हम लोग डिस्कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या कहने का मतलब है? कैसे बताऊं मैं आप लोगों को? देखो, जो हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री समझते हो? इन्वेंट्री समझते हो? इन्वेंट्री ऑफ पोलार रीजन, पोलार रीजन इज मोर कंप्लीट देन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया क्या मतलब इसका? देखो, इन्वेंट्री मतलब समझते हो? इन्वेंट्री मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे, उसमें से मैंने कितने सारे फाइंड किए। मान लो 50 ऑर्गेनिज्म है, 50 क्या 100 ऑर्गेनिज्म है इस एरिया में और 100 ऑर्गेनिज्म इधर है, तो मैंने कितने फाइंड किए? सही है। तो आपके जो पोलार रीजन है, पोलार वाले रीजन है, ठीक है, टुंड्रा वाले रीजन है, वहां पर हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स को फाइंड कर लिए हैं जितने वहां पे हैं। तो वहां की हमारी इन्वेंट्री थोड़ा ज्यादा कंप्लीट है एज कंपेयर टू हमारे ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे अभी तक हम लोग कंप्लीटली फाइंड नहीं कर पाए हैं। जैसे मैं तुम लोग को एग्जांपल देके समझाता हूं, समझो। मान लो आपका टुंड्रा वाला एरिया है, सही है। अब टुंड्रा एरिया में पहले से ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, तो मान लो यहाँ पे 100 ऑर्गेनिज्म है, सही है। और आपका ट्रॉपिकल एरिया जहां पे ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है, मान लो यहाँ पे 200 ऑर्गेनिज्म है। सही बात है, ठीक है। अब मान लो, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान लो इस 100 में से मैंने 70 ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिए टुंड्रा में, और यहां पे भी मान लो मैंने 70 ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिए टुंड्रा में, सॉरी इसमें ट्रॉपिकल एरिया में। तो किसकी इन्वेंट्री ज्यादा कंप्लीट हुई? इसकी ना बच्चों। मतलब इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 70% डिस्कवर कर चुके हैं, पर इसमें तो अभी तक हम लोग सिर्फ 35% ही डिस्कवर किए, मतलब और बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर करना बाकी है। समझ रहे हो? तो यही मेरा कहने का मतलब है कि इन्वेंट्री ऑफ पोलार रीजन, जो टुंड्रा वाला रीजन है, वहां पे हम लोग ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर कर चुके हैं, मतलब वहां की इन्वेंट्री ज्यादा कंप्लीट है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया। समझ रहे होंगे आप लोग? सही बात है, समझ गए? चलो आगे चलते। और कुछ बातें मेरे को बतानी है आप लोग को। क्या बताना है? देखो, अच्छा है, प्रोकैरियोट्स आर नेवर बी काउंट। सबसे पहले बात ये मैं आप लोग को बताना भूल गया था। ये जो मैंने 1.5 मिलियन स्पीशीज आपको बताई थी, 1.5 मिलियन स्पीशीज आपको बताई थी, इट इज एक्सक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स। मतलब प्रोकैरियोट्स को हम काउंट नहीं करते। जो प्रोकैरियोट्स है बच्चों, उनको हम लोग काउंट नहीं करते। अब ऐसा क्यों? देखो, प्रोकैरियोट्स इतने ज्यादा है बच्चों जिसे आप काउंट कर ही नहीं सकते। अगर आप सिर्फ प्रोकैरियोट काउंट करने लग जाओगे तो वो मिलियंस एंड मिलियंस में चले जाएगा। समझ रहे हो? और इतने ज्यादा अलग अलग कंडीशन में प्रोकैरियोट्स आपको मिल जाएगा जहां पे आप नहीं पहुंच सकते। समझ रहे हो? 100 डिग्री तक का जो वाटर जो बॉईल होता है, जो आपके थर्म्स होते हैं ना, जहां पे 100 डिग्री होता है वाटर का टेम्परेचर, वहां पे भी आपको बैक्टीरियाज मिलते हैं जहां पे आप नहीं जा सकते। फिर सॉइल के नीचे जो कोर है, जो मेंटल है, वहां पे भी आप लोगों को बैक्टीरियाज मिलते हैं जहां पर आप नहीं जा सकते। समझ रहे हो? तो इतने ज्यादा वैरायटी है प्रोकैरियोट्स की जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस काउंटिंग में हम लोग ने प्रोकैरियोट्स को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब निकाल दिया। सही बात है। तो वही लाइन पहले मैंने यहां पे लिखी है कि प्रोकैरियोट्स नेवर बी इंक्लूड इन दिस काउंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, 70% ऑफ ऑल डिस्कवर्ड स्पीशीज आर एनिमल्स। देखो, आप लोगों को लगता होगा ना कि इस दुनिया में प्लांट ज्यादा है, प्लांट की स्पीशीज ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में 70% जितनी भी हम लोग ने स्पीशीज डिस्कवर की है, 70% क्या है? वो
एनिमल है। देख रहे हो एनिमल ने कितना ज्यादा बढ़ोतरी की अपने में। फिर देखो क्या है, 70% ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स डिस्कवर हुए हैं 70% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इंसेक्ट। समझ रहे हो, तो कितने ज्यादा इंसेक्ट है। 70% ऑफ ऑल एनिमल्स क्या है, इंसेक्ट है बच्चों। समझ रहे हो, इंसेक्ट किसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोडा, याद है आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास आती है इंसेक्ट, इंसेक्टा बोलते हैं जिसको हम लोग। आपके घर में जितने भी इंसेक्ट है, कॉकरोच हो गया, ठीक है, बटरफ्लाइज हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, सब के सब आते हैं इंसेक्टा में ही, ठीक है। आपके घर में जो मच्छर मक्खियां आती है सारे के सारे इंसेक्टा में आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा वाइड वैरायटी होती है इंसेक्ट की। सही बात है। और अगर मैं प्लांट और फंगाई को मिलाऊं तो दोनों के दोनों 22% होते हैं। तो देखो ये 22%, ये 70%, कितना हो गया 92, 92 है ना, 92 हो गया। सही है। तो बचे जो 8%, इसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स को तो हम लोग गिन नहीं रहे, तो हम लोग इसके अंदर क्या आते हैं, आपके मोनेरा आते हैं। सही है ना, मोनेरा की प्रोटिस्टा, मोनेरा ना, मोनेरा आते हैं, प्रोटिस्टा तो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना। सही बात है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चों, ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। ओनली 2, देखो अब थोड़ा सा हम लोग इंडिया की तारीफ करेंगे, थोड़ी सी तारीफ, अपनी कंट्री की तारीफ करेंगे। देखो इंडिया के पास दुनिया का सिर्फ 2.4% ही एरिया है, मतलब जो लैंड है वो दुनिया का सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2.4% ही है। पर दुनिया की 8.1 बायोडायवर्सिटी हमारे पास है। समझ रहे हो, मतलब हमारे पास लैंड कम है पर दुनिया के कंपैरिजन में हमारे पास बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। सही बात है। तो इसे कंजर्व करना भी हमारी ड्यूटी है बच्चों, इन बायोडायवर्सिटी को बचाना भी हमारी ड्यूटी है। समझ रहे हो, ये गर्व करने की बात है कि हमारे पास इतनी बायोडायवर्सिटी है। और अगर हम लोग जिस हिसाब से पेड़ काट रहे हैं, इंडस्ट्री गंदगी फैला रहे, पोल्यूशन फैला रहे, देखा होगा ना रोड पे चलते लोग इधर ही कचरा फेंक देते, ऐसा कर देते, ये सारे पोल्यूशन की वजह से ये बायोडायवर्सिटी के नंबर कम होते जा रहे हैं। समझ रहे हो, ठीक है। तो आप लोग कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाओ, गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाओगे, और अगर किसी को देखोगे भी तो उसको भी जाके समझाओगे। समझ में आई बात, ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। क्या बोला मैंने, इंडिया की तारीफ की, 2.4% ही लैंड है हमारे पास, पर हमारे पास 8.1% बायोडायवर्सिटी है पूरे दुनिया की। सही है। हम जो है वो 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री के अंदर आते हैं। वी आर वन ऑफ द 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज। दुनिया में 12 ऐसी कंट्रीज है जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है, बायोडायवर्सिटी, उसके एक हिस्सा हम भी है। सही बात है, ठीक है। हमारे पास कितनी है, नियरली 45,000 प्लांट्स की स्पीशीज है और ऑलमोस्ट डबल एनिमल्स की स्पीशीज है। ठीक है, डबल मतलब कितना, मान लो 90,000 या 1 लाख, इतनी स्पीशीज आपके सिर्फ एनिमल्स की है, और 45,000 आपके प्लांट्स की स्पीशीज है सिर्फ इंडिया में। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इंडिया वाला भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चले आगे। अब छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, इसको भी अपन एक काम करते हैं, खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराऊंगा। कौन सा, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसे आप भूलना मत, इसे हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसमें दो हम लोग को चीजें पढ़नी है, आ जाओ, दो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट पढ़ लो, समझ लो। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, साइंटिस्ट क्या मानते हैं, देखो जो इकोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं। इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट हायर डायवर्सिटी लीड्स टू मोर स्टेबल कम्युनिटी। देखो अभी तक हम लोग को लग रहा होगा कि यार बायोडायवर्सिटी का इतना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इतना रोना लोना लगा रखा है बायोडायवर्सिटी का, क्या हो जाएगा। आपने देखा था ना शुरू में 3 लाख बीटल्स की पॉपुलेशन थी, मैंने अभी बताया था तो आप लोग को। 3 लाख बीटल की पॉपुलेशन में से मान लो मैंने 1 लाख बीटल्स की पॉपुलेशन मार दी, ठीक है, कुछ भी उनके ऊपर केमिकल गिरा के उनको मार दिया, तो क्या हो जाएगा इस दुनिया में, क्या तबाही हो जाएगी। सही बात है, वही हम लोग को समझना है इस वाले टॉपिक में। क्या बोल रहे हैं इकोलॉजिस्ट, क्या बिलीव करते हैं, क्या मानते हैं वो, दैट हायर डायवर्सिटी, ज्यादा डायवर्सिटी की वजह से हमारे कम्युनिटी में ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। कम्युनिटी आप लोगों को पता ही है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, जितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी। समझ रहे हो, स्टेबल कम्युनिटी से मेरा मतलब क्या है कि ज्यादा वेरिएशन नहीं होंगे, ज्यादा बायोमास चेंज नहीं होगा, ज्यादा वेरिएशन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा इस कम्युनिटी के अंदर। सही बात है। अब इसके ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वो 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ते फिर लेक्चर को खत्म करते। एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों बहुत ही सिंपल, डेविड टिलमैन का, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, ठीक है, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। क्या किया था इसमें डेविड टिलमैन ने, वो अपने घर से बाहर आया और उसने 3 प्लॉट लिए, घर बनाने के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए। उसने 3 प्लॉट लिए, प्लॉट नंबर A, B एंड C। उसने क्या किया बच्चों, उसने क्या किया, उसने ए वाले प्लॉट में ज्यादा बायो मतलब ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ए वाले में रखे।
तो ए में सबसे ज्यादा, मान लो इसके अंदर इसने 100, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मान लो इसने 100 अलग अलग टाइप की स्पीशीज इसके अंदर रखी, सही है। नेक्स्ट वाले में उसने 70 स्पीशीज रखी, और लास्ट वाले में मान लो उसने 40 स्पीशीज रखी, मान लो, ठीक है। अब जब उसने 2, 3, 4 साल तक, 10 साल तक इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, तो उसको क्या देखने के लिए मिला, ये जो ए वाली जो प्लॉट है, ए वाला जो प्लॉट था ना, ए वाली जो स्पीशीज थी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज थे, वो ज्यादा स्टेबल थी, मतलब इनका ज्यादा बायोमास चेंज नहीं हो रहा था। बायोमास चेंज समझते हो ना, कि मान लो एक स्पीशीज है, वेट बायोमास मतलब क्या, वेट होता है, तो एक स्पीशीज का वेट है मान लो 100 किलो, तो अगली जो जनरेशन आती है उसका वेट कितना होगा, तो ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल बायोमास। तो इसका बायोमास ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू बी एंड सी। उसके बाद देखो इसका सबसे ज्यादा स्टेबल था, फिर इसका स्टेबल था, तो जी इसने यही प्रोडक्ट, यही एक्सपेरिमेंट किया, जिससे ये वाली बात प्रूव होती है कि नहीं, ये वाली बात प्रूफ होती है कि नहीं। इकोलॉजिस्ट ने भी यही बोला था ना कि इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट हायर डाइवर्सिटी लीड्स टू मोर स्टेबल कम्युनिटी, और वही चीज इसने प्रूव कर दी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सही है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, ठीक है, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। किसने किया था इसे, डेविड टिलमैन ने, ठीक है, किसने किया था, डेविड टिलमैन ने। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चलेगा। चलो नेक्स्ट चलते बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों अपना रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, ये पॉल एनरिच, ठीक है। पॉल एनरिच एक बहुत ही बड़े इकोलॉजिस्ट थे, कहां के थे ये, स्टैनफोर्ड के, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट के थे, सही है। स्टैनफोर्ड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पता ही होगा आप लोग को, सही बात है, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं पॉल, पॉल बोलते हैं कि देखो यार, हमको समझा रहे हैं कि बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। मैं आप लोग को ऐसे नहीं समझा सकता बायोडायवर्सिटी का एग्जांपल, मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, सही बात है। तो उन्होंने सपोज किया, उन्होंने बोला कि मान लो एक प्लेन है, प्लेन पता है ना तुम लोगों को, जिसमें हवाई जहाज जिसमें अपन बैठ के जाते हैं, ठीक है। सो सपोज एक प्लेन है, इसको बनाते हैं अपन, ट्राई करते बनाने का। सपोज ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, सही बात है। अब देखो लग नहीं रहा है ये प्लेन, मुझे पता है, बड़ा सा विंडो है, छोटा विंडो, छोटा विंडो, कोई बात नहीं, पर सपोज क्या है, एक प्लेन है, अब लगेगा थोड़ा सा, लग रहा है, ठीक है, अब लग रहा है ना, प्लेन है, एरोप्लेन है, सही बात है। तो पॉल एनरिच ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि सपोज देयर इज अ प्लेन, ठीक है। अब ये जो पूरा प्लेन है बच्चों, ये छोटे छोटे पार्ट से जुड़ के बना हुआ है, सही बात है। कहीं पे सीटें लगी हुई हैं, कहीं पे इंजन लगा हुआ है, कहीं पे आपका अलग अलग स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, कहीं कुछ बटन लगा हुआ है, समझ रहे हो, कहीं पैराशूट का बटन है, कहीं आपका जो फ्यूल रखा जाता है उसका कहीं टैंकर लगा हुआ है, समझ रहे हो। तो आपका ये जो प्लेन है, ये जो एरोप्लेन है, ये बहुत अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है, सही बात है, ठीक है, अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये छोटे छोटे नट बोल्ट से टाइट है, समझ लो ना, 2 पार्ट है, मान लो 1-2 पार्ट है, 2 पार्ट है, तो अगर मुझे दोनों को टाइट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नट बोल्ट लगाना पड़ेगा। ये नट बोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिवेट कहते हैं। इस नट बोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेट। तो रिवेट को मान लो नट बोल्ट की तरह, नट बोल्ट की तरह, ठीक है। नट बोल्ट मतलब आप लोगों को पता है ना, कोई भी दो चीज को जोड़ने में हमें नट बोल्ट लगाने पड़ते हैं। तो नट बोल्ट सही, सब कुछ टाइट है भैया, इसका पंखा टाइट है, इसका यहाँ पे इंजन होंगे, यहाँ पे ऐसे इंजन होते हैं ना, ऐसे इंजन लगे हुए हैं, इसके इंजन भी टाइट है, इसके अंदर सीट्स लगी होंगी, सीट भी टाइट है, वॉशरूम होगा अंदर, सब चीज होंगी ना भैया, सारी फैसिलिटी होगी। यहाँ पे कोई टैंकर लगा होगा यहाँ पे से बड़ा सा, जिसके अंदर ऑयल रखा गया होगा, तो सब सारी चीजें क्या है, नट बोल्ट से टाइट है, सही बात है। ये क्या बोलते हैं, मान लो ये जो आपका एरोप्लेन है ना, ये दिखा रहा है आपकी इकोलॉजी। ये क्या दिखा रहा है बच्चों, आपका इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम। ये क्या शो कर रहा है, आपका कंप्लीट इकोसिस्टम शो कर रहा है। और ये जो नट बोल्ट है, ये जो आपके रिवेट है, इट इज जस्ट लाइक अ स्पीशीज। ये किसकी तरह है, स्पीशीज की तरह है। तो एक नट बोल्ट एक स्पीशीज, ऐसा इमेजिन कर लो। वैसे ही कई सारे नट बोल्ट से मिलकर आपका एक प्लेन बना है। सिमिलरली कई सारे स्पीशीज से मिल मिलकर आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या कैसे समझा रही है हम लोग को, सही बात है। इन्होंने क्या बोला, जैसे बहुत सारे रिवेट से, रिवेट मतलब क्या, नट बोल्ट, तो बहुत सारे नट बोल्ट से जुड़ जुड़कर क्या बना है, पूरा का पूरा प्लेन बना है। वैसे ही रिवेट को ये एग्जांपल दे रहे हैं स्पीशीज से,
सही है। तो बहुत सारे स्पीशीज का जुड़ जुड़ के, बहुत सारे बायोडायवर्सिटी की स्पीशीज को जुड़ जुड़कर क्या बना है, अपना इकोसिस्टम बना है। सही बात है। अब ये बोलते हैं एक पॉपर आया, पॉपर, पॉपर मतलब पता है, जो कोई भी चीज ऐसे उखाड़ कर लेके चले जाता है, पॉपर, चोर, चोर, चोर समझ लो, चोर, ठीक है। चोर, चोर नहीं बोल सकते, पॉपर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पॉप करके उठा के लेके भाग गया। जैसे मान लो मैं कोई चीज हूं, मैं कहीं गया हूं, मैं उसको उठाया, पॉप किया और लेके भाग गया, समझ रहे हो। तो अब एक चोर आया, अब ये चोर क्या कर रहा है, इस प्लेन से धीरे धीरे नट बोल्ट उठा उठा के भाग रहा है, एक नट बोल्ट निकाल रहा है, भाग रहा है, एक नट बोल्ट निकाल रहा है, भाग रहा है। सही बात है। सो पॉपिंग ऑफ नट बोल्ट या फिर पॉपिंग ऑफ रिवेट, ठीक है, पॉपिंग ऑफ रिवेट क्या दिखा रहा है, एक्सटिंक्शन दिखा रहा है बच्चों। क्या दिखा रहा है, एक्सटिंक्शन। मतलब एक रिवेट निकाल रहा है, एक नट बोल्ट निकाल रहा है, इससे हम लोग को यह पता चल रहा है, इसलिए हमको यह दिखा रहा है कि एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। एक नट बोल्ट निकाला, एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, दूसरा नट बोल्ट निकाला, दो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। सही बात है। अब पॉल हमको क्या समझाते हैं, बोलते हैं देखो यार, समझो, अगर मान लो यहां पे सीट जो लगे हुए हैं, अगर कोई सीट का नट बोल्ट निकाल निकाल के भागे तो प्लेन के ऊपर कोई, प्लेन की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर वो सारे के सारे नट बोल्ट निकालना शुरू कर जाए तो प्लेन की स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा। सही बात है। तो ऐसे ही इसने अपना पहला पॉइंट दिया, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया इसने कि रिमूवल ऑफ 1 और 2 rivet will not make aeroplane unstable। ठीक है। इसने क्या बोला, इसने ये समझाया हमको कि अगर मैं एक दो रिवेट निकाल लूं या फिर एक दो नट बोल्ट निकाल लूं, जैसे मान लो मैंने सीट बेल्ट निकाल लिया, सीट बेल्ट जो सीट बेल्ट होता है जिस वो नट जिसे लगा हुआ है वो नट निकाल लिया प्लेन का, या फिर पूरा सीट ही निकाल लिया मैंने, समझ रहे हो, या फिर जो वॉशरूम का गेट होता है उसका नट बोल्ट मैंने निकाल लिया, तो उससे प्लेन की स्टेबिलिटी पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो। ये हमको ये दर्शाता है कि अगर हम लोग एक दो स्पीशीज को निकाल दें, जैसे मैं आप लोगों को बताया था ना, बटरफ्लाई की इतनी स्पीशीज है, बटरफ्लाई नहीं, बीटल्स की इतनी स्पीशीज है, एंट की इतनी स्पीशीज है, तो अगर मैं एक दो स्पीशीज को मार दूं तो बायोलॉजी पे, मतलब आपके इकोसिस्टम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं एक एक करके सारे रिवेट्स को, एक एक करके सारे नट बोल्ट को निकालना शुरू कर दूं तो आपका प्लेन अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों। बट इफ पॉपर मतलब क्या, जो चोर है, पॉप करके भाग रहा है, ठीक है, पॉपर क्या बोलते सकते हैं, पॉपर रिमूव, हाँ चलो, पॉपर रिमूव ऑल द रिवेट, मतलब सारे के सारे नट बोल्ट को 1 बाय 1 निकालना शुरू कर दिया, तो 1 बाय 1 निकालना शुरू कर दिया तो एरोप्लेन विल बी अनस्टेबल। ठीक है, एरोप्लेन क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। अब हमसे ये दर्शाते हुए कह रहे हैं, सिमिलरली, ये हमको ये बता रहे हैं बच्चों, सिमिलरली एक्सटिंक्शन ऑफ 1 और 2 species will not make ecosystem unstable, not make ecosystem unstable। ये भी मेरे को लिख के आना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। क्या बोला अंकल ने, इन्होंने कहा कि रिमूवल ऑफ 1 2 रिवेट, अगर आप एक दो नट बोल्ट निकाल के लेके जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेन आपका स्टेबल होगा। लेकिन आप एक एक करके सारे रिवेट निकालने लग जाओ तो प्लेन आपका अनस्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसे ही आप एक दो स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दो, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक एक करके सारे स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करते चले गए तो क्या हो जाएगा, तो वहां से आपका जो इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा और सब कुछ क्रैश हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है, आपका एरोप्लेन भी क्रैश हो जाएगा। सही बात है। फिर ये सेकंड पॉइंट क्या बताते हैं, ये बोलते हैं बच्चों कि इस प्लेन में कुछ रिवेट, कुछ नट बोल्ट बाकी नट बोल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका, अगर मैंने सीट, आप जो सीट लगी हुई है उसका नट बोल्ट निकाल दिया तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर मान लो यहां पे जो इंजन लगा हुआ है इसका ही नट बोल्ट मैंने निकाल दिया, अगर मैंने इंजन का ही नट बोल्ट निकाल दिया तो प्लेन फटाक से क्रैश हो जाएगा ना। समझ रहे हो। तो ये अगले दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं,
देखो दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, सम रिवेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। ठीक है, सम आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। ठीक है, सो इफ यू रिमूव इंपॉर्टेंट रिवेट, ठीक है, अगर आप इंपॉर्टेंट रिवेट को यानी इंपॉर्टेंट नट बोल्ट को अगर आप रिमूव कर दोगे, दिस मेक एरोप्लेन अनस्टेबल वेरी क्विकली, हम लोग कह सकते हैं। सही है, तो लिख लेना यार, अब इतना मैं नहीं लिखने वाला, लिख लेना। ठीक है, दिस मेक एरोप्लेन अनस्टेबल वेरी क्विकली, मतलब जल्दी से क्या होगा, आपका एरोप्लेन अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ऐसे ही हमारे इकोसिस्टम में भी कुछ ऐसे स्पीशीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। वो स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गए, गलती से भी वो स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गए, तो आपका जो इकोसिस्टम है वो जल्दी से अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे टाइगर लायन, ठीक है, टाइगर लायन क्या है, ऑलमोस्ट टॉप प्रीडेटर होते हैं। तो अगर टाइगर्स और लायन ही एक्सटिंक्ट हो गए, तो भैया जो आपके आपके जो हर्बीवोर्स है उनकी पॉपुलेशन कितनी लंबी बढ़ने लगेगी, समझ रहे हो, उनकी पॉपुलेशन बहुत ही तेज बढ़ने लगेगी ना, समझ रहे हो। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी देखो क्या कर रही है, बाहर से लायंस, चीताज मंगा रही है। क्यों मंगा रही है भैया, क्योंकि टॉप प्रेडेटर होने चाहिए, वरना हमारा जो बायोडायवर्सिटी है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये भी लिख लेना। सिमिलरली some species are more important than other। ठीक है, कुछ स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए जल्दी से, तो आपका इकोसिस्टम जल्दी से खराब हो जाएगा, जल्दी से तबाह हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने ये समझाया था हमको इस रिविट पॉपर हाइपोथेसिस। रिविट मतलब क्या, नटबोल्ट, पॉपर मतलब चोर। तो अगर आप एक एक रिविट निकालते रहोगे, रिमूवल ऑफ रिविट मतलब क्या होता है, पॉपी ऑफ रिविट मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्शन। अगर आप एक एक करते रहोगे, एक दो करोगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप एक एक करके सारे कर दोगे तो आपका जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। सिमिलरली कुछ रिविट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया इंजन का रिविट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बात है। यहाँ का जो क्रू वाला रिविट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इंजन का ही रिविट निकाल के भाग गया तो इंजन गिर जाएगा, तुरंत आपका प्लेन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल और गिर जाएगा। वैसे ही कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इकोसिस्टम में। अगर वो खराब हो गए, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब तो आपका इकोसिस्टम बहुत ही जल्दी क्रैश कर जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट डन है अपना, पहला वाला ये बायोडायवर्सिटी वाला पार्ट अपना डन है बच्चों। इसमें सिर्फ एक पार्ट बच रहा है अपना, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बाकी आपका देखो डेफिनेशन हो गया, नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, सही बात है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में पैटर्न पढ़ेंगे और फिर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी और आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कैसे किया जाता है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, टेंशन मत लो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इन्वायरमेंटल इश्यूज। क्लियर है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इस लेक्चर में मजा आया होगा। लेक्चर में मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सही बात है, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। कोई भी डाउट होता है आप लोग को तो मैंने आप लोग को पहले से बताया हुआ, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, सीधा आना यहाँ पे मैसेज करना। कोई भी डाउट होता है टेंशन मतलब, ठीक है। फीडबैक देना है वो भी आप यहाँ पे आके दे सकते हो, फॉलो भी कर लेना साथ में, ठीक है, चलेगा। सो मिलते हैं बच्चों अगले वाले लेक्चर में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हमारे इस लेसन के बारे में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।